चलिए बात करते हैं पड़ोसी देश चीन को लेकर। चीन को लेकर अमूमन एक सवाल जो हर देशवासी हर दूसरे से पूछता है कि आखिर ये चीन सुधरेगा कब। और जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं कि भारत के दो पड़ोसी ऐसे हैं जिनकी नीयत और नीति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो वो हैं चीन और पाकिस्तान। दरअसल चीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आखिर वो क्यों भरोसे के लायक है ही नहीं। दरअसल गलवान में अपने सैनिकों की हड्डियां गलाने के बाद चीन की अक्ल थोड़े समय के लिए ठिकाने पर तो आ गई थी। वो फिर से हिंदी चीनी भाई भाई के राग गाने तो लग गया था। लेकिन हिंदी में एक कहावत है जो कोरोना किंग जिनपिंग और चीन की फितरत पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो ड्रैगन ने अपनी फितरत फिर से दिखा दी। खबर यह है कि चीन ने भारत के विरोध के बावजूद अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर ली है। और चीनी मीडिया की खबरों की माने तो यह दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक होगा। चीन की एक और चालबाजी। चीन ने चली डैम वाली चाल। आखिर कब सुधरेगा चीन? कहते हैं कुत्ते की दुम को जितनी भी कोशिश कर लो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। चीन भी बिल्कुल वैसी ही हरकत कर रहा है। भारत के विरोध के बावजूद, भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन बार बार हिमाकत कर रहा है। चीन बार बार सिर उठाने की जरूरत कर रहा है। भारत के विरोध के बावजूद चीन बाज नहीं आ रहा। भारत के विरोध को दरकिनार कर चीन की संसद ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। चीन अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। पिछले कई महीनों से भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बाद अब चीन ने फिर से ड्रैगन वाली चाल चली है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की तैयारी भारत और चीन के रिश्तों को और कमजोर कर सकती है। ये चाइना की प्रेशर टैक्टिक्स है, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की, और ये ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक कर और उसको चैनलाइज करके उसके ऊपर कंट्रोल करके वो हिंदुस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है। ये मामला गंभीर है और इंडिया को बहुत सीरियसली इस इशू को लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह इस मसले को हल किया जा सके। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध बनाएगा उससे नदी पर पूरी तरह चीन का कब्जा हो जाएगा। चीन पहले ही कह चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जिस तरह का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार करने की तैयारी चीन कर रहा है, चीन के सबसे बड़े बांधों में से वो एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर मैं आपसे यह कहूं कि धोखे का दूसरा नाम चीन है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक तरफ चीन भारत से शांति की बात कहता है तो वहीं दूसरी तरफ वो पीठ में छुरा भी घोंपता है। हालांकि चीन की अभी यह हैसियत नहीं है कि वो भारत के आमने सामने आकर मोर्चा ले सके। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने लद्दाख में चीन का क्या हाल किया था, लेकिन बावजूद इसके चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ सकता। क्वाड की बैठक से पहले चीन ने अपनी एक और नापाक चाल चल ही दी। चीन की संसद ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना को मंजूरी दे दी। हालांकि चीन की इस हरकत पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया, कड़ी नाराजगी जाहिर की। चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर ली है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का चीन का फैसला भारत और चीन के रिश्तों में तनाव की एक नई वजह भी बन सकता है और यह चीन अच्छी तरह से जानता है। हालांकि
अभी हाल ही में लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद चीन ने जानबूझकर भारत को उकसाने की कोशिश की। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलंग जैंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी एलएसी के करीब तिब्बत के इलाकों में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर चीन इस नदी पर जो बांध बनाएगा, उससे इस नदी पर चीन का पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। चीन की योजना के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से यह एक होगा। बता दें कि पिछले कई महीनों से पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की तैयारी दोनों देशों के रिश्तों को और कमजोर कर सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बांध बनाने का असर भारत के साथ साथ बांग्लादेश पर भी होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश से होकर भी बहती है। चीन का यह प्रोजेक्ट कभी भी भारत और बांग्लादेश में बाढ़ के हालात पैदा कर सकता है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर चीन का नियंत्रण होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर होगा। जबकि साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अब अमेरिका पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। ड्रैगन इस इलाके में अपने पड़ोसी देशों को लगातार धमकाता रहता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। इस बीच भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का गठबंधन यानी क्वाड की बैठक भी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई वाली इस बैठक में पीएम मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल हुए। लेकिन क्वाड को लेकर अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो पड़ोसी देश चीन। चीन को लगता है कि क्वाड में शामिल देश उसके खिलाफ कहीं कोई साजिश ना कर रहे हो। समुद्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने के तौर पर भी इस क्वाड की बैठक को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में चीन की नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी हो चुकी है। लेकिन मैं समझता हूं कि चीन के चिढ़ने की वजह भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी है, क्योंकि पूरी दुनिया को महामारी के मुंह में धकेलने के बाद चीन कोरोना वैक्सीन के जरिए मोटी कमाई करने के फिराक में था। लेकिन भारत ने चीन का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत दुनिया के काफी देशों से बहुत आगे है। देश में जहां लोगों को तेजी से कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ कई दूसरे देशों को भी टीके की सप्लाई कर रहा है। पीएम मोदी की ओर से यह पहले ही साफ किया जा चुका है कि वो दूसरे देशों को कोरोना से निपटने में पूरी तरह मदद करेंगे। कई मौके पर दुनिया के कई देशों ने भारत की खुलकर तारीफ भी की। क्वाड में शामिल देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन के वैक्सीन वाले दबदबे के खिलाफ रणनीति बना सकते हैं और इसमें भारत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उम्मीद है कि क्वाड में टीके को लेकर कोई नतीजा निकल सकता है, लेकिन भारत को चीन से सतर्क रहना होगा, क्योंकि चीन पर भरोसा करना किसी खतरे को दावत देने के जैसा है। और अब बात करते हैं देश में अगले साल आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और उस मौके को यादगार बनाने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी ने अभी से शुरू कर दी है। देश भर में आजादी के 75 साल का जश्न, आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में
आज इसकी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने साबरमती से दांडी तक एक बार फिर से दांडी यात्रा को भी रवाना किया। 4, 3, 2, 1, 0। साबरमती आश्रम से आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में 75 हफ्ते तक चलने वाले अमृत महोत्सव का आगाज आज हो गया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई और देश को नमक का असली मतलब समझाया। हमारे यहाँ नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहाँ नमक का मतलब है ईमानदारी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में गांधी के दांडी मार्च का जिक्र किया और भारत मां के वीर सपूतों को याद किया और आधुनिक भारत के निर्माण में देश के महापुरुषों के योगदान को सराहा। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथदर्शक रहे। हजारों सालों से हमारा देश विश्व भर में अपने बेहतरीन कॉटन के लिए विख्यात था। अंग्रेजी शासन के समय बापू ने चरखे को आजादी के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारे अपने इंडिजिनस कॉटन की विरासत लुप्त होती गई। इस मौके पर पीएम मोदी का खास जोर देश को आत्मनिर्भर बनाने पर था और इसलिए वोकल फॉर लोकल पर भी फोकस किया गया। आत्मनिर्भर चरखे को भी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। जिस कंपनी ने चरखा बनाया है उसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कंसेप्ट है इस चरखे का, मुझे बताइए। तो बेसिकली इस चरखे में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले बंदा कोई भी अगर ट्वीट करता है वोकल फॉर लोकल पे, तो ये हैशटैग रहेगा, हैशटैग वोकल फॉर लोकल, तो उस पे ट्वीट आने के बाद हम यहाँ पर ट्वीट को फैच करते हैं और यहाँ पर जब जैसे ही ट्वीट आता है हमारे सर्वर पे, तो ये चरखा गोल गोल रोटेट करने लगता है। हर ट्वीट के साथ ये चरखा घूमता है। हर ट्वीट के साथ ये चरखा 20 सेकंड तक रोटेट करता है। लोकल सामान खरीदने से चरखा यूं ही घूमता रहेगा। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। आज दुनिया के देश भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, भारत में भरोसा कर रहे हैं। और अब बारी है आज के सवाल की। हमने पूछा था एक सवाल हमारे मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए, क्या शुभेंदु के नामांकन में आई भीड़ ममता के लिए खतरे की आहट है? आपने अपनी राय वीडियो बनाकर हमें भेजी है, तो आइए देखते हैं आज के टॉप वीडियोस कौन से हैं। देखिए, जो शुभेंदु के नामांकन में भीड़ आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और मेरे ओपिनियन में ममता बनर्जी को इससे डरने की जरूरत है। जी हाँ, क्योंकि इतनी भीड़ किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये अनएक्सपेक्टेड भीड़ आई है। ममता बनर्जी ने सारे हथकंडे अपना लिए इस चुनाव के लिए और उसके बाद भी बीजेपी के साथ इतनी जनता खड़ी है, शुभेंदु के साथ इतनी जनता खड़ी है। दिक्कत वाली बात टीएमसी पार्टी के लिए जरूर हो सकती है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित विधानसभा सीट नंदीग्राम से बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने जब अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनके साथ 2 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान तो थे, लेकिन जिस तरह से नामांकन पत्र दाखिल करते समय भीड़ जुटी है उससे मुझे लगता है कि ये ममता बनर्जी के लिए खतरे की आहट है। और इसके साथ ही देश के कुछ और लोगों से हमने इस मुद्दे पर बात की। आज ही हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के अगेंस्ट बंगाल इलेक्शंस में नंदीग्राम से नॉमिनेशन फाइल किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार टीएमसी की सरकार गिरने वाली है और बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इज अ वेरी पावरफुल लीडर इन बंगाल एंड ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क। एंड इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की सीट खतरे में है और इस बार बीजेपी विल कम इन पावर।